हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, जैसा हम लोग अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, हम लोगों ने अपने लास्ट के 2 वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए थे मोल कंसेप्ट के बेसिक्स, मोल कंसेप्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एम्पिरिकल फॉर्मूले। जस्ट लाइक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक POAC मेथड। व्हाट इज POAC, व्हाट इज मोल इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। काफ़ी लोगों को डाउट्स होती है लिमिटिंग रिएजेंट्स में। POAC मेथड होता क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जे एडवांस के पेपर्स में, ठीक है। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस को जिन्हें बैलेंस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको सॉल्व करने की हेल्प आता है। तो आज अपन क्या करेंगे, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कंसेप्ट्स ऑफ मोल इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट इज़ POAC मेथड, है ना। और भी आगे मास, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला मोल नोट कर लो। सेकंड, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन में LR ले लेता हूं, ठीक है। थर्ड है अ वेरी इंपॉर्टेंट POAC मेथड। फोर्थ वन इज परसेंटेज मास कंपोजिशन, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज परसेंटेज प्योरिटी, ओके, प्योरिटी ऑफ सैंपल। और टाइम बचा अगर, ठीक है, होपफुली टाइम अगर बचा तो अपन ये भी कंप्लीट करेंगे, परसेंटेज यील्ड ऑफ सैंपल, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आज हम अपन कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो जितने भी हमारे टर्म्स हैं, है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एग्जामिनेशंस में, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस मिलता है, ज़रूर मिलता है। और ये जो टर्म्स हैं, अगर आप इनको क्लियर कर लेते हो, यू विल गेट अ डिसेंट मार्क्स इन दिस चैप्टर, ओके। तो लेट मी डिस्कस विदाउट एनी डिले, नोट कर लीजिए आप। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला मोल इंटरप्रिटेशन। मोल इंटरप्रिटेशन, देखो एज अ नेम सजेस्ट, मोल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। एक मोल का मोल से रिलेशन, व्हाट इज मोल इंटरप्रिटेशन, अ रिलेशन इन बिटवीन मोल एंड अनदर मोल, ठीक है। ऐसा है कि एक मोल का एक दूसरे मोल से क्या है रिलेशन। ऐसा भी हो सकता है एक मोल से दूसरे एटम का रिलेशन, क्योंकि जब आप मोल को मोल में कन्वर्ट कर दोगे तो मोल से आप एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मोल से एटम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो जस्ट लाइक अगर अपन बात करें एक एग्जांपल में कैसे समझ सकते हैं इसको, देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर लेट मी नो कि हमारे पास है, देखो Mg प्लस O2, ये क्या बन गया, बहुत बढ़िया, MgO बन गया है, ठीक है। अब जरा इसको बैलेंस कर लीजिए आप। तो यहाँ बैलेंस आप करोगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा दीजिए, तो 2 मैग्नीशियम, ये बैलेंस हो गया है। सपोज दैट इन अवर क्वेश्चन इट इज गिवन देयर इज 2 ग्राम ऑफ Mg, क्या दिया हुआ है, 2 ग्राम दिया हुआ है Mg का, और मुझसे पूछ रहा है कि इसका मास कितना होगा। क्या पूछ रहा है, मास कितना होगा MgO का। फिर से मैं बोल रहा हूं, मुझे क्या गिवन है, मैग्नीशियम का मास गिवन है, एंड इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड व्हाट इज द मास ऑफ MgO, है ना। MgO का मास क्या होगा। तो बस यहां पर आपको लगानी है क्या क्या, मोल एनालिसिस, है ना, मोल इंटरप्रिटेशन। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा ही करना, क्योंकि आप जब बुक में देखोगे तो आप कंफ्यूज होगे। जो टैक्टिक मैं बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, उसी तरीके से जाना। आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट इट्स मोल। आपको पता है मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है, 24। आपने यहां पर क्या लगा दिया, कैलकुलेट कर लिया, मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास। बिफोर यू कैलकुलेटिंग मास, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट मोल्स, क्योंकि मोल से मास निकाल सकते हो, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है,
मास अपॉन मोलर मास यानी कि मोलिकुलर वेट ये होता है, तो मुझे मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए क्या करोगे, देखो मोल निकालने के आपको कुछ नहीं करना होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो भी गिवन रिएक्शन होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। आप जैसे ही बैलेंस कर लेंगे तो बस आप वहां से क्या करिए, स्टोइकियोमेट्री को डिवाइड करिए। देखिए जिसका इंफॉर्मेशन पता है आपको, है ना, जिसका इंफॉर्मेशन पता है उसको डिवाइड करना है उससे जिसका इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, जिसका इंफॉर्मेशन आपको पता है उसको डिवाइड करना है उस पर्टिकुलर एंटिटी से जिसका इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, यानी कि मुझे इसका इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसका कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 2। मुझे किसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, मैग्नीशियम का, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है, मतलब वही कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, यानी कि 2/2 ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके कितने मोल्स हैं, 1/12। ये बेहतरीन तरीका है, देख लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो मुझे इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, इसका इंफॉर्मेशन चाहिए था मुझे, ठीक है, तो इसके कोएफिशिएंट से मैंने इसके कोएफिशिएंट को क्या कर दिया, डिवाइड। सपोज अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ क्या करते, 2/4। अगर यहाँ 6 होता तो क्या करते, 2/6। ठीक है, बट अभी यहाँ पर 2 है तो मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ। बोलो आ रहा है समझ में। अब इससे आपका क्या निकल जाएगा, मोल। तो देखो जितना मोल इसका रिएक्ट किया है मैग्नीशियम का, सेम अमाउंट ऑफ मोल मुझे मिल गया है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब एक बार मोल मिल गया है, वी कैन इजीली कैलकुलेट मास। तो मोल को मास कैलकुलेट करने में क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ क्या, MgO। तो मोल मल्टीप्लाई बाई MgO का मोलर मास कितना होगा, मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 20, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है कितना, 16। तो 24 और 16 कितना हो गया, 40। बस ये बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। कितना, 40/12। उसको जो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, दिस इज आवर आंसर, ग्राम। ये होता है मोल मोल एनालिसिस। कभी ऐसा भी हो सकता है आपसे ऑक्सीजन के बारे में कुछ पूछे, है ना, आपसे ऑक्सीजन के बारे में पूछे, ठीक है, तो इसी तरह से ऑक्सीजन के बारे में करिए। इसको नोट कर लीजिए। फिर एक और सवाल आपको मैं करके यहाँ पे दिखाता हूँ। कर लिया, चलिए इसको मैं रब करता हूँ। एक और आपके समक्ष एक बढ़िया सा सवाल लेकर आता हूँ। देखिए एक अपने पास क्वेश्चन है सेम रिएक्शन का, है ना, नोट करता हूं मैं। फॉर अ गिवन रिएक्शन mg plus O2, it is given 2 MgO. Okay, in this question we have to calculate, यानी कि determine the volume of oxygen gas at STP. We have to calculate volume of oxygen gas as STP if क्या बोल रहा है, 10 ग्राम ऑफ mg रिएक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा भी है, देखो ध्यान से। देखो आपको क्या गिवन है, यू हैव गिवन अ रिएक्शन, ठीक है, आपको पूछ रहा है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ O2। ये इंपॉर्टेंट है, देखो वॉल्यूम ऑफ O2 पूछ रहा है एट STP कंडीशन इफ 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज रिएक्ट। इस बार आपको ऑक्सीजन के बारे में क्या पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। आपको क्या गिवन है, मैग्नीशियम का मास गिवन है, ठीक है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे करेंगे, यही मोल मोल इंटरप्रिटेशन है, बहुत ध्यान समझिए। तो यहाँ देखो फिर से मैं इस रिएक्शन को लिख रहा हूँ, बहुत जल्दी इसको करेंगे, देखो ध्यान से। ये रिएक्शन आपके सामने मैंने लिख दिया, 2 MgO लिख दिया। अब देखो मुझे इंफॉर्मेशन किसका दिया हुआ है, मुझे मैग्नीशियम का दिया हुआ है। तो क्या मैं उस इंफॉर्मेशन से मोल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मोल क्या हो जाएगा, 10/24, दिस इज मोल्स।
तो 10/24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/12 लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले ठीक है, बिफोर वी आर कैलकुलेटिंग मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि यहां पर ये जो रिएक्शन है ये पूरी तरह से बैलेंस है कि नहीं। तो अपने को क्या करना है, इस रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करना है। तो बैलेंस जरा आप देखो यहां पर है, मुझे तो लग रहा है कि ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, जब ये रिएक्शन बैलेंस है तो बस अब हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ O2 निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो मोल्स ऑफ O2 में निकालना चाहूंगा। मोल्स ऑफ O2 कैसे निकलेगा, फिर से वो लाइन याद करो जो मैं अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि जिसका इंफॉर्मेशन आपको दिया है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है किससे, जिसका इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो किसका इंफॉर्मेशन दिया है, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम को क्या करना है, अपने को डिवाइड करना है। ध्यान रखिए मैग्नीशियम के मोल्स को डिवाइड करना है ना। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री को, तो इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है, इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है। यहां पर कोई भी कोएफिशिएंट नजर नहीं आ रहा है, तो यहां पर क्या ले लूंगा मैं, 1 ले लूंगा। तो बताओ 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए तो उसको डिवाइड कर दिया उससे जिसका इंफॉर्मेशन मुझे पता है। ठीक है, यानी कि 2 से 1/2 मल्टीप्लाई। बढ़िया ट्रिक है, देख लो ध्यान से, 1/2। अगर मान लो मुझे MgO का इंफॉर्मेशन चाहिए होता तो मैं क्या करता, 2/2, जैसा पास्ट वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई मोल्स कितना है, 5/12। ये हो गया 5/24। दिस इज 5/24। दिस इज मोल्स ऑफ O2। यू हैव कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, मोल्स ऑफ गैस एट STP क्या होता है। कोई भी गैस का जो मोल होता है वो STP पर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। क्या यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही है। तो बस आपको मोल पता चल गया है, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करोगे, धड़ाक से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ O2 किस कंडीशन में, STP कंडीशन में। तो फिर मोल्स कितना है, 5/24 मल्टीप्लाई बाई 22.4। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं देन वी विल गेट, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा O2 4.6763, सॉल्व कर लीजिए आप, लीटर। ठीक है, तो यहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक 6-7 है, मिला लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा STP कंडीशन में। तो देखो मोल और मोल एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक मोल से हम दूसरा मोल ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। ठीक है, इसका मास दिया हुआ था मुझे मैग्नीशियम, बट नाउ वी हैव वॉल्यूम, है ना। ठीक है, तो मास से हमने क्या निकाला, मोल, मोल से हमने मोल निकाला, फिर उस मोल का यूज कर लिया वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में। तो इस तरह से क्या है, मोल मोल इंटरप्रिटेशन से हम एक चीज समझ सकते हैं कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में अपने को एक इंफॉर्मेशन दिया हो, क्या दिया हो, सिंगल इंफॉर्मेशन दिया हो, उस सिंगल इंफॉर्मेशन से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट, जस्ट लाइक रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का कोई सब्सटेंस, कुछ भी हम निकाल सकते हैं, आइदर इट्स वॉल्यूम, आइदर इट्स मोल, या फिर अपन कुछ भी निकाल सकते, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, एनीथिंग ऑल। ओके, तो ये हमारा होता है मोल मोल इंटरप्रिटेशन। अब जरा एक बात समझो, यहां पर मुझे एक इंफॉर्मेशन दिया था, जैसा इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, सिर्फ मैग्नीशियम का मास मुझे दिया हुआ है। बट जरा सोचो, अगर मुझे मैग्नीशियम के साथ साथ ऑक्सीजन का भी मास दिया होता, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ साथ ऑक्सीजन का भी मास दिया होता और मुझसे पूछा होता भैया ये कितना ग्राम बनेगा, अगर मैं इसका 10 ग्राम यूज कर रहा हूं, इसका 20 ग्राम यूज कर रहा हूं, तो एज अ प्रोडक्ट मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना ग्राम मिलेगा। तो अब नाउ हम क्या करेंगे,
अब हमारे पास दो रास्ते हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें दो इंफॉर्मेशन पता है, मैग्नीशियम के बारे में भी नॉलेज हो चुका है और ऑक्सीजन भी गिवन है। तो ऐसे में हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई मुझे कितना लेंगे, क्योंकि जब भी रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बिफोर दे आर फॉर्मिंग प्रोडक्ट वो क्या बनाते हैं, सबसे पहले इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? इंटरमीडिएट। जैसे मान लो आप सब्जी वगैरह बनाते होगे, तो सब्जी वगैरह बनाते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, जो भी मतलब सब्जियां हैं उसको डालते हो, फिर मसाले वगैरह डालते हो, फिर जब लास्ट में सब्जी पक जाती तो आपको मसाला दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो मसाला क्या है? मसाला इज अ इंटरमीडिएट, वो बीच में आता है बिफोर आफ्टर द रिएक्शन। मतलब जैसे रिएक्टेंट प्रोसीड करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए तो वो शुरू होता है, बट बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द रिएक्शन वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि जो इंटरमीडिएट होता है, हम इसीलिए इंटरमीडिएट को कभी भी उसके टाइम पर बात नहीं कर सकते कि इंटरमीडिएट कब फॉर्म होता है कब नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, इसीलिए हम एक टर्म यूज करते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो खैर अपने को यह समझना है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके जब एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है, तो फिर यहां पर अपने को अगर मान लो दो इंफॉर्मेशन दिया होगा तो उससे हम कैसे डील करेंगे? तो दो ही चीज होगा, कोई एक खत्म होगा तो दूसरा फॉर्म होगा, क्योंकि जब तक रिएक्टेंट खत्म नहीं होगा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? खुद सोचो, रिएक्टेंट जब खत्म होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा भाई। तो रिएक्टेंट खत्म होगा तो कौन सा रिएक्टेंट खत्म होगा? अगर मुझे दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो पहले मैग्नीशियम खत्म होगा कि पहले ऑक्सीजन खत्म होगा, कि दोनों साथ में खत्म हो जाएंगे? ये बात समझनी है। अगर मेरे को दो इंफॉर्मेशन है तो पहले कौन सा खत्म होगा? तो जो पहले खत्म होगा या बाद में खत्म होगा या कोई बच जाएगा कि वो दोनों खत्म हो जाएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन? लिमिटिंग रिएजेंट। कौन प्रोवाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो अभी हम इसके बाद वही पढ़ेंगे। यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन दिया है लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट में आपको दो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। ठीक है, तैयार हो? तो इसको कॉपी करो, फिर अगला हेडिंग डालना लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ओके। तो देन अब हम क्या करने वाले हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो यहां पर हेडिंग डालना LR लिमिटिंग रिएजेंट। एक्चुअली जो जेईई मेन में क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन होती है दिया, और दो इन्फॉर्मेशन देने की वजह से क्या है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो जैसा लिमिटिंग रीजन में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं समझने के लिए। देखो सबसे पहले कोई अगर एग्जांपल हम देखें, यहीं पर देख लेते हैं। मान लो ऐसे 2 mg है और प्लस O2 है, और यहाँ पर क्या गिवन है? 2 MgO। दिस इज a balanced chemical equation. ओके, सपोज इट इज अ गिवन इन आवर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया है? सपोज दैट 3 मोल दिया है, इसका मान लो 2 मोल्स दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब मुझे इसके मोल कैलकुलेट करने हैं। ये दोनों इन्फॉर्मेशन दिए हैं। अभी तक क्या था हमारे क्वेश्चन में कि हमें सिंगल इन्फॉर्मेशन दिया होता था। हमें क्या दिया होता था? सिंगल इन्फॉर्मेशन। लेकिन अब यहां पर क्या है? हमें दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे डील करेंगे? देखो इसी तरह से अब हमें क्या देखना पड़ेगा भाई, इसमें कौन सा लिमिट है, कौन सा एक्सेस है। क्योंकि देखो दोनों में से, क्योंकि इसके मोल ज़्यादा हैं इसके मोल कम है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक पहले ख़त्म होगा। समझ रहे हो? कोई ना कोई एक पहले कंज्यूम होगा, तब जाकर ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अभी हमें समझना है सबसे पहले कंज्यूम कौन होगा। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो इसका भी 3 होता, इसका भी 3 होता, तो दोनों एक साथ कंज्यूम हो जाते और फाइनल हमारा प्रोडक्ट पूरा बन जाता। समझ रहे हो? फाइनल हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट बन जाता। जितना यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 बन जाता। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पर 3 मोल्स है, यहाँ 2 मोल्स है। इसका मतलब कोई एक्सेस में है और कोई लिमिट में है। ठीक है, तो पहले कोई कंज्यूम होगा, बाद में कोई कंज्यूम होगा। तो जो पहले कंज्यूम होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। हमें ये पकड़ना है, हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है, हमें ये मतलब डिटरमाइन करना है कि इन दोनों में LR कौन सा है। ठीक है, और जो भी स्टोइकियोमेट्री होता है,
जो भी मोल कैलकुलेशन होगा, जो भी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे, दिस ऑल थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन लिमिटिंग रिएजेंट. All the calculations are dealing with limiting reagent. Okay, तो first of all we have to determine, ठीक है, in out of two which is limiting reagent which acts as an LR. Okay, तो चलो निकालते हैं. तो देखो मेरा एक तरीका पकड़ लो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का, तो आपको बहुत आसानी होगी. कुछ नहीं करना है आपको. मोल अगर इसका पता है तो इन दोनों के कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो. देखो मैं कैसे कर रहा हूँ. ठीक है, बहुत निंजा टेक्निक है. देखो ये 3 है और ये 2 है, डिवाइड करो. सबको पता है 1.5 कर दिया. इसको डिवाइड करो, यहां पर कुछ नहीं, यहां 1 है तो 2/1 2 आ गया. अब देखो दोनों में छोटा कौन है बड़ा कौन है. ठीक है, मुझे भी पता है ये 1.5 क्या है, छोटा है. तो जो छोटा है वही क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा. ठीक है, तो जो बचा है वो क्या हो जाएगा, ER. अब समझो LR का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट, और ER का मतलब क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट. यानी कि जो मैं अभी बात कर रहा था ना, कोई एक खत्म होगा कोई एक बचा रहेगा. तो देखो ये जो है पहले खत्म हो जाएगा और ये जो है बचा रहेगा. अब समझो आप गलती क्या कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ. आप तुरंत ये देख लिए भैया ये तो 3 मोल है, ये तो 2 मोल है, तो पक्की बात है ये तो कम है ये ज़्यादा है. इसका मतलब क्या है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये ज़्यादा बचेगा. आपको यही लग रहा था. तो देखो गलती मत करना, कभी भी ज़्यादा मोल देखने से ये डिसाइड मत कर लेना कि वो एक्सेस है, और कम मोल देखकर ये डिसाइड मत कर लेना कि वो लिमिटिंग है. लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट ऐसा ही करना है, जो भी मोल दिया होगा उसको किससे डिवाइड करना है, कोएफिशिएंट से. जो भी मोल दिया है उसको कोएफिशिएंट से. तो जिस तरह से हमने यहाँ डिवाइड किया 1.5 और ये 2. अब देखना इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा ये रहा, तो बस ये LR हो गया. तो LR का फ़ायदा क्या हुआ आप समझना है. देखो कैसे समझोगे. LR का मतलब क्या है, जब ये रिएक्शन चलना शुरू होगा, जब ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली में प्रोडक्ट बनाना चालू करेगा, तो ये कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा. यानी कि ये 0 हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा. ये पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है. आ रहा समझ, क्योंकि ये एक्सेस है. तो अब ये बचेगा कितना, देखो ये कैसे बचेगा. देखो यहाँ पर इसके मोल निकालना है अपने को. तो देखो इसके मोल कैसे निकालोगे O2 का. क्या करते थे, जिसका इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है उसको डिवाइड करना है, इसका इंफॉर्मेशन पता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई मोल्स किसका, ये रहा 3. समझ रहे हो, 1 डिवाइडेड बाई, और इसको माइनस कर दो किससे, 3 से, क्योंकि इतना कम होगा ना. ओके, तो बस यहां पर क्या करेंगे हम, इतना हमारा लिमिट, इतना हमारे एक्सेस में बचेगा. तो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1.5, 3 इतना हमारा बचेगा, ये खत्म हो जाएगा. और ये फाइनली कितना बनेगा, ये फाइनली कितना बनेगा ये समझ लो. बनेगा कितना मोल्स, तो 2 डिवाइडेड बाई, सब कुछ LR से डील होगा. देखो ध्यान से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसके कोफिशिएंट को नहीं ले रहा हूं, 2 को डिवाइड मैं 2 से करूंगा, मैं 2 को डिवाइड 1 से नहीं कर रहा हूं. क्यों, क्योंकि एक बार मुझे पता चल गया कि ये जो मैग्नीशियम है वो लिमिटिंग रिएजेंट तरह वर्क कर रहा है, तो हमें उसके कोफिशिएंट लेना है, क्योंकि सब कुछ LR से डील होने वाला है. ठीक है, तो 2/2 मल्टीप्लाई बाई कितना मोल्स, यहाँ पर 3 है, तो ये 3 मोल्स आ गया. तो आप देख रहे हो, देख रहे हो आप, मैं MgO कितने मोल बनेंगे, 3. ये कितने मोल बचे हैं रिमेनिंग, 1.5 मोल्स रिमेनिंग. ठीक है, चलो. तो ये होता है LR, इसको नोट कर लो. फिर एक ऑफिशियली मैं एक आपको अच्छा सवाल कराता हूँ जो एग्जामिनेशन में आ चुका है. ठीक है, उससे आइडिया आपको और अच्छा लग जाएगा. चलो अब देखो एक सवाल, देखिए क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट weight of
Al2O3 formed if 54 gram Al and 64 gram 54 gram Al and 64 gram of O2 reacts. ठीक है, कंप्लीटली लिख दो या ना लिखो कोई फर्क नहीं है, ठीक है. चलो, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि कैलकुलेट वेट ऑफ Al2O3 फॉर्म्ड इतना इतना इतना. रिएक्शन लिख लो. देखो Al प्लस O2 क्या बन रहा है? Al2O3. समझ में आ रहा है? ये बन रहा है हमारा. सपोज अब इसको बैलेंस कर लीजिए पहले आप. यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पर कितना लगा दो? 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना लगा दो? 4. ये बैलेंसिंग बहुत आसान है, आप कर लोगे. नहीं होगा चलो किसी दिन सेपरेट में अपन बैलेंसिंग का भी सेशन कर लेंगे, ठीक है. तो अभी आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगाकर बैलेंस करना है, ठीक. अब यू हैव गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है. देखो 54 ग्राम ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 64 ग्राम. इसका मोल निकालो सबसे पहले. तो एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है? 27. तो ये कितना हो जाएगा? 2, है ना. ये 2 हो जाएगा. उसी तरह से ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? यहाँ O2 है, ध्यान रखिएगा, 16 मत लिख लीजिएगा, O2 है. तो यहाँ 64/32. ओ माई गॉड, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया. अब बोलो, देखो ये 2/4 है, ये कितना हो जाएगा? 1/2. ये 2/3 है, तो 1/2 और 2/3 में कितना है? 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5, है ना. तो 0.5 हो गया ये, और ये कितना हो गया है? 2/3. 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0.6. तो ऑब्वियस सी बात है LR हमारा यही होगा, ठीक है. LR, ठीक है. मैं इसको LR ले लूँ. अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Al2O3. समझ गए कैसे किया? 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा? 1/2. 1/2 का मतलब 0.5 एंड 2 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कितना हो जाएगा? 2/3 का मतलब 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.6. ओके. तो इस वजह से ये 0.5 है और ये 0.6 है, इस वजह से ये जो है LR है. अब इसका मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? फाइनली मास, तो मोल निकालना पहले पड़ेगा. तो मोल कैसे निकालोगे? 2 डिवाइडेड बाई LR कहाँ है? ढूंढो. ये LR है, ठीक है. तो LR का कोफिशिएंट कितना है? 4. मैंने 2/3 नहीं किया, देखो यहाँ पर ध्यान, 2 को 3 से डिवाइड नहीं किया क्योंकि ये LR नहीं है. LR क्या है? Al है, एल्यूमिनियम. तो सब कुछ LR से डील होगा. तो 2 डिवाइडेड बाई 4 और एल्यूमिनियम का मोल कितना है? 2 है. ये कितना हो जाएगा? 4/4, दैट इज 1 मोल आ गया. लो, ये तो 1 मोल आ गया. अब मोल आ गया है तो मास निकाल लो. तो मास ऑफ Al2O3, तो 1 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास कितना होता है Al2O3 का? कैलकुलेट कर दो. 16 3 जा 48 और प्लस Al 50. Al कितना हो गया? 54. देखो यहाँ पर 2 हो गया तुम्हारा, ठीक है. और यहाँ पर 10, 102 हो गया है, तो 102. तो ये कितना आ जाएगा? 102 ग्राम आ गया आपका आंसर. दिस इज अवर आंसर. क्या नोट कर लिया? कॉपी कर लीजिए. फिर आगे अपन दूसरे कंसेप्ट तरफ बढ़ते हैं. तो देखो ऐसे ही कुछ क्या होता है, हमारे लिमिटिंग रिएजेंट को अपन सॉल्व करते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको इसका इंफॉर्मेशन दे देगा और इसका इंफॉर्मेशन दे देगा, यानी कि रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन. मीन्स आपको यह ध्यान रखना है, मोर देन वन इंफॉर्मेशन इज गिवन, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द अदर वन. रिगार्डिंग मोल भी पूछा जा सकता है, STP पर वॉल्यूम पूछा जा सकता है. अगर मुझे इसी सवाल में वॉल्यूम ऑफ Al2O3 पूछ लेता,
है ना, STP पर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते किससे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई हम लोग कर देते। ठीक है, तो चलो अपन अब इसको रब करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, जो हमारा सबसे वेटिंग था टॉपिक POAC, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद अपन POAC पर आएंगे। जरा क्वेश्चन को देखो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.3 मोलर H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ H2S बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2SO4, है ना। ये रिएक्शन दिया है आपको, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4। तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट इट। मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखो मुझे सबसे पहले क्या निकाल लेना है, इसका मोल। ज़रा समझो मोल कैसे निकालेंगे हम लोग, मोल कैसे निकालेंगे। मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मुझे इसका मोलरिटी दिया हुआ है, सिर्फ ये रिएक्शन है। हाँ, इसका मास दिया है मुझे, इसका मास कितना दिया है, 34 ग्राम। क्या मैं इसका मोलर मास निकाल सकता हूँ, सल्फर का मोलर मास होता है कितना, 32, और 2 हाइड्रोजन है 34, यानी कि इसका 1 मोल हो गया। ओके, तो एक बात समझो यहाँ पे, इसका मोल कितना हो जाएगा, मोल कितना हो जाएगा ज़रा बता सकते हो, इसका मोल क्या कैसे निकालोगे। यहाँ पर LR का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर आपको सिंगल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सिंगल इंफॉर्मेशन। तो बस आपको कुछ नहीं करना, और ये रिएक्शन बैलेंस है। अगर ये रिएक्शन बैलेंस ना होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन। तो अभी ये बैलेंस है, तो अभी इसका मोल कैसे निकालोगे, जिसका इंफॉर्मेशन पता है, जिसका चाहिए 5, जिसका पता है, डिवाइडेड बाई 1, मल्टीप्लाई बाई कितना, इसका मोल, यानी कि 1। समझ रहे हो, मुझे इसका मोल निकालना था, 5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, तो H2SO4 का मोल कितना आ गया, 5 मोल आ गया। दिस इज मोल्स ऑफ H2SO4। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम। तो एक फॉर्मूला तुमको याद होगा, मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ध्यान रखिए इन लीटर है, ये ml नहीं है, ये फॉर्मूला यू हैव टू रिमाइंड। मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वी हैव मोल दैट इज 5, वी हैव ऑल्सो मोलैरिटी दैट इज 0.3, एंड वी वांट व्हाट, वॉल्यूम। easily calculative. Volume is 50/3। क्या समझ पा रहे हो, 50/3। इसको सॉल्व कर लो अपना, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा कितना, 14, 3 जा नहीं जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 14 के आसपास आएगा, जो भी है आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 14 लीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम POAC की तरफ। तो POAC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है वो बता देता हूं मैं। POAC का मतलब क्या होता है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज POAC? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो है फुल फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यानी कि ये वो प्रिंसिपल है जिससे एटम्स क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि कहा यह जाता है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इन द केस ऑफ POAC it is validate. In the POAC method it is based on the principle of mass conservation, that is एटम कंजर्वेशन। यानी कि अगर मास कंजर्व होता है, जैसा कि रिएक्शन हमें पता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है, तो ये भी चीज़
कंजर्व होती है कि जो एटम्स रिएक्टेंट साइड में जितने होते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी होते हैं, यानी कि एटम्स भी कंजर्व होते हैं, मास भी कंजर्व होते हैं। तो ये जो POAC है वो एक बहुत ही अच्छा मेथड है किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए जो रिएक्शन अनबैलेंस्ड कंडीशन है, यानी कि वी कैन इजीली कैलकुलेट मोल मोल इंटरप्रिटेशन बाय एटम कंजर्वेशन मेथड, यानी कि POAC मेथड। लेट मी डिस्कस कैसे करना है इसको। एक बात ध्यान रखिएगा, POAC मेथड वहां पर एप्लीकेबल होगा, POAC मेथड वहां पर एप्लीकेबल होगा जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली कंजर्व्ड हो जाए, यानी कि कंज्यूम हो जाए रिएक्टेंट इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन। सो POAC इज ओनली एप्लीकेबल, लिखना है लिख लीजिए, POAC इज ओनली एप्लीकेबल वेन एवर द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन के कोर्स के दौरान रिएक्टेंट पूरी तरह से अगर कंज्यूम हो रहा है तभी आप POAC यहाँ पर लगा सकते हो। कैसे लगाते हैं वो ज़रूरी है, ज़रा देखिए ध्यान से। सपोज अगर हम बात करें ज़रा इसको रब करके मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि रिएक्शन बैलेंस होना नहीं चाहिए। एक पहला पॉइंट मुझे यहाँ ध्यान रखना है, रिएक्शन शुड नॉट बी बैलेंस। कभी कभी ऐसे रिएक्शंस आते हैं जिसको हम बैलेंस कर ही नहीं पाते हैं, उनके लिए हम POAC लगाते हैं। क्योंकि अभी आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी में रिएक्शंस क्या थे, बैलेंस थे। लेकिन अब अगर कभी ऐसा होता है कि आप रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर पाते हो तो ध्यान रखो उसके लिए भी आपके पास एक मेथड है POAC, जहां से टारगेटेड है, हर साल एक सवाल जरूर आता है, 1 क्वेश्चन, और JEE एडवांस में बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने में ये सक्षम है, ठीक है। तो ध्यान रखिए रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है आपको, ठीक है। यू नेवर नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। ओके, लेट मी डिस्कस हाउ यू अप्लाई POAC ऑन एनी रिएक्शन। ओके, आई गिव यू अ क्वेश्चन इन विच वी अप्लाई POAC। देखो कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज मेरे से पूछ रहा है कैलकुलेट mass of CO2 and H2O produced if 3 ग्राम of C2H6, इसका नाम इथेन है, is react with oxygen during, ये कहानी है, ये सब कंप्लीट, मुद्दे की बात तो खत्म हो गई, ये सब तो कहानियां हैं, ठीक है। आपको मास ऑफ CO2 और H2O निकालना है, आपको मीथेन का मास दिया है। अब देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला, इसको आप बैलेंस कर लीजिए। आपको क्या बोल रहा है कि C2H6 मीथेन, इसको कंबशन का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, सबको पता होना चाहिए दिस इज हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाँ, CO2 और H2O। तो इफ एनी कंबशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑफ हाइड्रोकार्बन वी विल गेट CO2 एंड H2O इन द प्रोडक्ट। तो CO2 यहाँ मिल गया और यहाँ क्या मिल गया, H2O। तो पहला तरीका तो मेरा क्या है कि मैं इसको क्या कर लूँ, बैलेंस, इसको बैलेंस कर लूँ, और मुझे इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, मास, इसके मास से मैं क्या निकाल लूँ, इथेन का मोल निकाल लूँ। आफ्टर कैलकुलेटिंग द मोल्स ऑफ इथेन वी कैन इजिली कैलकुलेट मोल्स ऑफ CO2 एंड H2O। आफ्टर कंप्लीटिंग मोल्स ऑफ CO2 एंड H2O वी कैन एबल टू कैलकुलेट मास ऑफ CO2 एंड H2O बाई मल्टीप्लाइंग बाई मोलर मास। तो ये बेसिक हमारा जो तरीका जो भी हम लोगों ने सीखा है। नाउ इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए अब हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर, POAC। आपके सामने यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये रिएक्शन जो है अनबैलेंस्ड कंडीशन में है। कैसा है, बैलेंस्ड नहीं है। तो देखो कैसे करोगे आप, सिंपल सा POAC अप्लाई कर दो। POAC ध्यान रहे एटम्स पर अप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, ऑन कार्बन। किस पर अप्लाई करेंगे, कुछ बच्चे तो ऐसा ऑक्सीजन पर भी अप्लाई कर देंगे, जरूरत नहीं है ना। देखो
आपको पूछ क्या रहा है, मास ऑफ CO2 पूछ रहा है और H2O पूछ रहा है। यानी कि CO2 में क्या है, कार्बन है, H2O में क्या है, ऑक्सीजन है। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन भी तो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी तो है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे क्या बोला कि POAC वहां पर अप्लाई करते हैं जहां पर रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाते हैं। यानी कि यहां पर जो कार्बन है इथेन में, वो पूरी तरह से कंज्यूम होकर क्या दे रहा है, CO2 दे रहा है। यहां पर जो हाइड्रोजन है इथेन में, ये पूरी तरह से कंज्यूम होकर क्या दे रहा है आपको, H2O दे रहा है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जो POAC है वो कहां पर अप्लीकेबल होगा, यहां पर कार्बन पर अप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन पर अप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन पर नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म होकर कुछ दे नहीं रहा है। आ रहा समझ में? ऑक्सीजन अगर पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है तो कुछ दे नहीं रहा है वो, क्योंकि जो कंबशन रिएक्शन होता है वो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो कार्बन पर हम POAC अप्लाई करते हैं। तो जरा मुझे बताओ यहां पर कितने कार्बन हैं, सभी बताओ। बिल्कुल बढ़िया, 2 कार्बन है ना। चलो मल्टीप्लाई कर दो इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 से, खत्म हो गया। इक्वल टू यहां पर कितने कार्बन है, ऑक्सीजन के पास तो कोई कार्बन नहीं है ना, तो ऑक्सीजन पर POAC कैसे लगाओगे, क्योंकि POAC हमेशा एटम पर लगता है। यहां पर कार्बन के 2 आइटम थे, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ दिस इक्वल टू यहां पर एक कार्बन दिख गया, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। अभी मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत फास्ट करोगे आप। नेक्स्ट, अब लगाना है बेटा आपको POAC ऑन हाइड्रोजन। देख लो, हाइड्रोजन पर POAC लगाओगे तो यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई मोल्स ऑफ C2H6 इक्वल टू, यहां पर तो कहीं हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है, यहां पर भी नहीं, तो यहां पर हाइड्रोजन है, तो यहां 2 मल्टीप्लाई बाई मोल्स ऑफ H2O। यहां से तुम्हें मोल्स ऑफ CO2 मिल जाएगा, यहां से आपको मोल्स ऑफ H2O मिल जाएगा। एक बार मोल मिल गया तो बस खत्म हो गया, मास तो आसानी से निकाल लोगे। बोलो कर लोगे? तो करके देखते हैं। चलो, 2 इंटू मोल्स ऑफ कैसे निकालोगे, इसका मास दिया है कितना, 3 ग्राम दिया है, तो 3 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द मोलर मास ऑफ C2H6, जल्दी बोलो। कार्बन 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 30 इक्वल टू NCO2। तो यहां से मोल्स ऑफ CO2 कितना आ रहा है, अब बताओ। 2/10 दैट इज 1/5, सही कर रहा हूं मैं, 1/10 यहाँ हो जाएगा, 1/10 1/5 0.5 1/5 ये मोल्स आ गया, ठीक है। तो 1/5 को मैं लिख देता हूँ सही तरीके से, चलो 1/5 ही लिख दूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर मोल्स ऑफ H2O बताओ कितना आ रहा है, तो ये तो 1/5 हो गया, तो 6/5 नहीं 3/5, सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1/3 और यहाँ पर 3/5 कितना, 5। ओके, कितना आ जाएगा ये, 3/5 आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, तो 6 ये मोल्स कितना आ जाएगा C2H6 का, यहाँ से आ गया 3/10। चलो इसको मैं कर ही लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये 2 से डिवाइड हो गया, 3 हो गया, मल्टीप्लाई 3/10, तो कितना हो जाएगा, नहीं 1/10 ना, ओके 1/10, ये 3/30 हो गया 1/10, तो यहाँ पे हो गया 0.3, ये आ गया मोल्स। तो एक बार मोल आ गया तो मास निकाल लो आराम से। मास ऑफ CO2 कैसे निकालोगे, मोल को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से मास ऑफ H2O निकाल लीजिए, 3/10 को मल्टीप्लाई कर दिए किससे, 18 कर लोगे, इस तरह से आपका क्या निकल आएगा, मास। तो ये POAC से बहुत आसानी से निकल गया, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, आप कहोगे कि सर हम इसको बैलेंस करके आपसे जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कह सकते हो ऐसा, सर इसको हम बैलेंस करके आपसे जल्दी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अब मैं जो सवाल कर रहा हूं उसमें आप बैलेंस कर ही नहीं पाओगे, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी, आपको POAC लगाना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, आपकी मजबूरी बन जाएगी, POAC आपको लगाना ही पड़ेगा। दैट्स वाई आई एम फर्दर रिकॉलिंग यू कि POAC इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द मोल कंसेप्ट,
क्योंकि कई कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिन्हें बैलेंस नहीं कर पाते, वहाँ पर हमें POC लगाना ही लगाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करिए, लेट मी कॉपी इट, उसके बाद अपन उस क्वेश्चन को करते हैं। कॉपी कर लीजिए। ओके, अब ज़रा इस क्वेश्चन को देखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये IIT में आ चुका है एक बार। ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन गिवन है आपको 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 इज हीटेड। K2CO3 को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, और अपने को ये प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो कितना टिपिकल सा प्रोडक्ट दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है। एंड प्लीज टेल मी, अपने को दिया तो क्या है, सिंगल इंफॉर्मेशन ये दिया है, आपको इसका मास निकालना है, तो क्या निकाल पाओगे? क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो बताया है उसमें मैंने आपको ये बताया है कि बिफोर यू कंक्लूड टू एनी प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। तो क्या आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर पाओगे? अगर करोगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अपने के पास ना टाइम तो है नहीं, तो इट इज़ अवर limitation, it is our limitation that we have to apply POAC over here। ये हमारा क्या है, लिमिटेशन है कि हमें POAC लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है सीखना। अब देखो कितने झट से POAC से सवाल हो जाता है सॉल्व, लेकिन उन बच्चों का क्या, जिनको POAC नहीं आता है, उनको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जिनको आता है, विद इन 30 सेकेंड या 40 सेकेंड आपके हाथ में आपका आंसर होगा। देखो ज़रा ध्यान से कैसे, इस रिएक्शन में क्या गिवन है, इस रिएक्शन को चलो मैं फिर से लिख लेता हूं, K2CO3, ठीक है, Zn3, ये रहा FeCN6, ये 2, ये हमारा कंपाउंड है। मुझे क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है K2CO3 का मास 27.6 ग्राम। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिया हुआ है, इसका मोलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है वो 697 है, ये गिवन है आपको, ये आपको दिया रहेगा एग्जाम में। कितना दिया है, 697 ग्राम गिवन है। ठीक, चलो, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, मोल्स। ठीक है, तो मैं क्या लगाने वाला हूं, डायरेक्ट POAC लगाने वाला हूं। डायरेक्ट POAC किस पर अप्लाई करूंगा बता सकते हो? पोटेशियम यहां पर भी है, यहां पर भी है, का ऑक्सीजन यहां पर भी है, ऑक्सीजन इधर कहीं पर भी नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन यहां पर है बट यहां ऑक्सीजन नहीं है। बट जरा देखो कार्बन को, कार्बन यहां पर अकेला है, लेकिन यहां पर कार्बन नाइट्रोजन के साथ क्या बना लिया है, बॉन्ड, यानी कि कार्बन का कन्वर्जन हो चुका है, यानी कि कार्बन जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आप टेंशन न लो, आप कुछ भी सोचो, आप यहाँ पर कार्बन पर ही POAC लगा सकते हो, क्योंकि आपको पूछ क्या रहा है, आपको इसका मास पूछ रहा है, तो यहाँ पर कार्बन ही वो है जो क्या हो रहा है, यहाँ पर कंजर्व हो रहा है, यानी कि उसका कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो POAC आप लगा दीजिए कित पे, ऑन कार्बन पर। तो कार्बन पर लगाओगे तो बताओ यहाँ पर कितने कार्बन है, 1। मोल्स ऑफ K2CO3, बहुत जल्दी देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, ज़रा देखो ध्यान से, 6 कार्बन नहीं है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 12 कार्बन है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 12 कार्बन है, गलती मत कर देना, 6 इंटू 2 इंटू मोल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब इसका मोल पता चल जाएगा तो मास के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। ठीक, चलो 1 मल्टीप्लाई बाई इसका मास कितना है, 27.6 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होगा, K2CO3 का मोलर मास, चलो निकालते हैं, 39 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि पोटेशियम का 39 होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कार्बन का 12 इंटू ऑक्सीजन का 3 इंटू 16। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 12 यहाँ प्लस करना है, 78 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 प्लस 48, हाँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 139, सही कर रहा हूँ, 138 कि 9, आई थिंक 139 ही आ रहेगा।
चेक कर लीजिए आप जल्दी से। थर्ट 139। ओके, तो ये हमारा 139। ज़रा ध्यान से देखो, ये 2 टाइम्स है। कितना है 139, 139 कितना हो जाएगा 9 9 18, 138 ही होगा। ओके 138, ये 2 टाइम्स 0.2, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। ये 12 मल्टीप्लाई बाई कितना कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ 0.2 डिवाइडेड बाई 12 है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मोल्स आपको मिल जाएगा कितना, मोल्स कितना मिलेगा 0.2 अपॉन कितना 60, नहीं ये 2 बाई कितना हो जाएगा 120, यानी 1/60 मोल्स आ जाएगा कितना 1/60। बस ख़त्म हो गया, मोल्स 1/60 आ गया। तो बताओ वेट कितना आएगा, मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। कितना है मोलर मास 697। तो 697 डिवाइडेड बाई 60, इसको जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 11.5 ग्राम। कैलकुलेट कर लीजिएगा, यू विल गेट 11.5 ग्राम। देखो कितना आसानी से हो गया, कुछ चंद लाइन में ही है। मेरे को बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। ये सब लिखने की ज़रूरत थोड़ी है आपको एग्ज़ाम में, आपको तो डायरेक्ट सॉल्व करने को है, बस सिंपल। ठीक है, तो ये मोल आ गया। अब मोल से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास का, तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मास मिल गया। तो ये बहुत आसान सा देखो हमारा। इस सवाल से हमने क्या सीखा, इस सवाल से हमने ये सीखा कि पीओए से यहाँ मस्ट था लगाना, बिना इसके ये सवाल नहीं हो सकता था। ठीक है, चलो नोट करो। एक ऐसा सवाल और भी हम लोग देखते हैं, वो हमारा लास्ट सवाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस, परसेंटेज के कंसेप्ट, परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ा और क्वेश्चंस भी किया। तो नोट कर लो इसको, इसके आगे एक और क्वेश्चन करेंगे। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन जे एडवांस में है, जे एडवांस का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में किस तरह से, पहली बात तो ये बड़ा क्वेश्चन है, कितने बच्चे देखकर ही छोड़ देते हैं। लेकिन देखो अगर आपको पीओएसी आता है तो ये क्वेश्चन कुछ लाइनों का भी नहीं है। देखो कितनी जल्दी सॉल्व होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 ग्राम ऑफ ड्राई अलगे एब्जॉर्ब्स इतना मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, पर आवर, 1 घंटे में, बाई फोटोसिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के वर्किंग के दौरान, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 एब्जॉर्ब्स इतना मोल्स ऑफ अलगे। ठीक है, इफ द फिक्स्ड कार्बन एटम आफ्टर फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, कितने टाइम में इट विल टेक अलगे टू डबल इट्स ओन वेट, अपने जो वेट है उसको डबल करेगा, कितने समय में। तो पहली बात, अभी उसका वेट कितना है 1 ग्राम है, तो कितने टाइम के बाद अपने वेट को वो 2 ग्राम कर लेगा, ये अपने को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ज़रा क्रोनोलॉजी समझिए कैसे मामला चल रहा है। देखो अगर अपन बात करें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये है हमारा, कुछ मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट ड्राई अलगे, ठीक है, ग्रीन कलर है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्राई अलगे है। फोटोसिंथेसिस का क्रिया चल रहा है, फोटोसिंथेसिस जानते हो आप, रिएक्शन भी जानते हो, बहुत फेमस रिएक्शन है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो ड्राई ग्रीन अलगे है ये एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है। चलो यहां तक तो बात समझ में आती है कि जो ड्राई ग्रीन अलगे है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट एब्जॉर्ब्स CO2, कितने मोल एब्जॉर्ब कर रहा है, इतने मोल हर घंटे में, पर आवर। लेटर ऑन, अब नया कहानी शुरू होता है कि ये जो CO2 एब्जॉर्ब हुआ है, यानी कि इस ड्राई ग्रीन अलगे के ऊपर जो CO2 एब्जॉर्ब हुआ है, अब वो जो CO2 है वो कन्वर्ट हो रहा है किस फॉर्म में, जी हाँ, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, तो देखो जरा ध्यान से आप,
अगली कहानी ये बनती है कि जब ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसका जो वेट है वो 2 ग्राम हो जाएगा। इसका जो वेट है वो कितना ग्राम हो जाएगा? 2 ग्राम। अभी ये कितने ग्राम का है? 1 ग्राम का है। तो देखो जो 2 ग्राम का होगा उसमें 1 ग्राम तो क्या होगा? ड्राई ग्रीन अलगे होगा, देख लो ड्राई ग्रीन अलगे होगा। बाकी का जो 1 ग्राम होगा भाई वो क्या होगा? स्टार्च ही होगा ना, क्योंकि पहले से 1 ग्राम ड्राई ग्रीन अलगे था। ड्राई ग्रीन अलगे तो 1 ग्राम पहले से ही था, लेकिन स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद उसने अपने वेट को 2 ग्राम कर लिया, तो बाकी का जो 1 ग्राम होगा वो डेफिनेटली किसका होगा? स्टार्च का होगा। तो स्टार्च का मास आपको पता चल गया है 1 ग्राम, पक्की बात। ड्राई ग्रीन अलगे का भी मास पता चल गया। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि भैया कितने टाइम के बाद ये अपने वेट को डबल करेगा, कितने टाइम के बाद? तो मुद्दा एक ही है कि भाई हमें यहां तक ये समझ में आ रहा है कि जो कार्बन है, देखो ध्यान से, जो कार्बन यानी कि जो CO2 है वही सब कुछ कर रहा है, यानी कि वही स्टार्च में कन्वर्जन कर रहा है। तो स्टार्च का फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया, ये रहा स्टार्च। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? स्टार्च में। अब देखो यहां पर लगा दो आप POAC ऑन किसमें? कार्बन। बताओ कितने कार्बन है? 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। कुछ भी नहीं काम कर सकते क्योंकि इसको बैलेंस नहीं कर सकते। यहां पर N है, ये पॉलीमर है बेटा, इसको बैलेंस नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो यहां पर कितने हो जाएंगे? बताओ व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन ओवर हियर? 6 इंटू N, 6N हो जाएगा, गलती नहीं करना, 6 इंटू N मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज द मोल्स ऑफ स्टार्च। चलो अभी यही लिख देते हैं। बोलो यहां तक बात समझ में आती है? मुझे पता चल गया कि भाई CO2 एब्जॉर्ब हुआ, CO2 कन्वर्ट हो गया स्टार्च के फॉर्म में। कितने देर में कन्वर्ट होगा वो हमें निकालना है, लेकिन ध्यान रखिए अपने वेट को डबल कर रहा है, यानी कि पहले 1 ग्राम था, बाद में 2 ग्राम हो गया। तो जो 1 ग्राम बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, वो किसका होगा? डेफिनेटली स्टार्च का होगा। तो स्टार्च का मास मुझे पता है, उस मास से मैं क्या निकालूंगा? मोल्स। CO2 का मास मुझे बिल्कुल पता है, नहीं पता है? मोल्स पता है, चलो उसका टेंशन नहीं, मोल्स तो मुझे पता ही है। तो चलो अब यहां पर अपना काम शुरू होता है। तो 1 इसको हटा देते हैं। मोल्स ऑफ CO2 कितना है? 4.7 इंटू 10 टू द पावर -3, 6N इंटू 1 अपॉन व्हाट इज द मोलर मास। इसको आप मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैसे निकालोगे? 6 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 10 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 16, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय N। इसको जब करोगे तो यू विल गेट 162N, यू विल गेट 162N, ठीक है। 1 मिनट, यहां पर मैं इसको मोल्स ऑफ CO2 लेना चाहता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं क्यों। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। N से N कैंसिल हो गया, 6 से 162 कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 6 2 जा 12 और 46, यानी कि 7 जा, हाँ ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, कितना? 1/27 आएगा। तो मोल्स ऑफ CO2 कितना आ रहा है? 1/27। अब समझिए ये मैंने क्या कर दिया, इतना मोल CO2 का एब्जॉर्ब हो रहा है हर घंटे पर आवर। तो बताओ इतने मोल कितने घंटे में एब्जॉर्ब होंगे? बस खत्म हो गया काम आपका, यूनिटरी मेथड। इतने मोल इतने घंटे में, तो बताओ इतने मोल कितने घंटे में? समझ में आ गया? तो बस अपना काम हो गया खत्म। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करना चाहता हूँ, नोट कर लिया हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो मुझे पता है कि 4.7 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ CO2 एब्जॉर्ब्स इन 1 आवर। बोलो बात समझ में आ रही है? 1 घंटे में। तो बताओ 1/27 मोल्स ऑफ CO2 वो कितने घंटे में एब्जॉर्ब होगा? क्योंकि 1/27 ही तो आ रहा है एब्जॉर्ब्स। तो ये क्या हो जाएगा? 4.7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 27। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर रेडी है, बस खत्म हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो
इसको आप सॉल्व कर लिएगा तो जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, पर आवर में। यानी कि जब CO2 ने जो फोटोसिंथेसिस के दौरान एब्जॉर्ब हो रहा था, उसको जब उस CO2 ने स्टार्च में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो उसका वेट क्या हो गया, डबल। और उस वेट से हमने क्या निकाल लिया कि कितने मोल CO2 का एब्जॉर्ब हो रहा है, तो मुझे पता चला 1/27 मोल एब्जॉर्ब होगा। यानी कि जब वेट डबल हो जाएगा तब इतना मोल CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, पक्की बात। अब जब इतना मोल एब्जॉर्ब कर लेगा तो कितनी देर में करेगा, तो मुझे पता है कि इतना मोल 1 घंटे में करता था, तो इतने मोल इतने घंटे में करेगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, पूछा हुआ है जेईई एडवांस में, पूरा का पूरा मिला जुला के 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। लिखोगे कॉपी में, नोटबुक में तो आधा पेज भर जाएगा, और कितने बच्चे देखकर ही छोड़ देते हैं। लेकिन आप देखो, अगर आप इसमें बैलेंस वाले मेथड से करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है ना, ठीक है। तो सुबह से लेकर शाम लगा दोगे, कभी नहीं होने वाला है। आपको केवल किस मेथड से करना है, POAC वाले मेथड से करना है। तो मैंने यहाँ पर POAC अप्लाई कर लिया और आपका आंसर आ गया। तो देखो आज की क्लास में अपन क्या कर लिए, POAC का कंसेप्ट सीख लिया, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट सीख लिया, मोल इंटरप्रिटेशन का कंसेप्ट सीख लिया, ठीक है। और भी स्टोकियोमेट्री के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन जो है POAC में तो आपको डाउट नहीं होगा। एक बात समझिए कैसे लगाते हैं POAC, कहाँ लगाते हैं अपन, कब लगाते हैं, क्लियर ना। इन सवालों से आप समझ सकते हो। 2 सवाल लास्ट के, ये वाला, इसके पहले वाले दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेटर ऑन जब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अपन बात करेंगे मास परसेंटेज, कंपोजिशन ऑफ द सैंपल, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, और बचेंगे हम लोग क्या बनेंगे, सिक्वेंशियल रिएक्शन। क्या करेंगे हम लोग, सिक्वेंशियल रिएक्शन। ये 4 चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। वो हमारा जो होगा 4th सीरीज होगा मोल कंसेप्ट का, फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके सामने 2 सीरीज मैंने पहले ही, 3 सीरीज मैंने पहले ही आपको पोस्ट कर चुके हैं। ये 4था सीरीज है, 5वां सीरीज जब भी आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।